बाबा हरदीप सिंह जी, इस क्षेत्र के पंचायत प्रधान गोपाल जी, उप प्रधान जग्गा जी, पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी, जोगिंद्रा दल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी और सभी सम्मानित बुरुणा पंचायत और इस गेट के बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। अब रात काफी हो चुकी है और ठंड भी काफी है और इस अगले 2 महीनों में और अत्यधिक ठंड होने वाली है। ये मुझे लगता है कि काफी ठंडा वर्ष रहेगा हमारे लिए और नया वर्ष भी काफी ठंडे से हमारी शुरुआत होगी। 2 साल पहले आपने कांग्रेस की सरकार को आशीर्वाद दिया। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जो राज्य चलाने के लिए धन चाहिए था, उस धन की स्थिति ऐसी थी कि प्रदेश आर्थिक कंगाली के दौर में पहुंच चुका था और जब आर्थिक कंगाली के दौर में प्रदेश पहुंच चुका हो, उस व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए हमने कठिन परिश्रम किया और आज मुझे खुशी है कि 2 वर्ष के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ रही है। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में कॉलेज चाहिए, इस क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर चाहिए, वो मिलना चाहिए। महज नोटिफिकेशन करके अगर कॉलेज में मैं आपके लिए अच्छे टीचर ना उपलब्ध करवा सकूं, आपके लिए अच्छी पढ़ाई ना उपलब्ध करवा सकूं, तो ऐसी नोटिफिकेशन का कोई फायदा नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 2022 का चुनाव होना था, 2022 में मई महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेवड़ियां बांधनी शुरू की और धीरे धीरे आपकी संपदा को लुटाने लगे। और लुटाने का नुकसान क्या हुआ? सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कि मैं किसी न किसी प्रकार से चुनाव जीत जाऊं और चुनाव जीतकर मैं फिर से सत्ता की कुर्सी हासिल कर लूं, जो कुछ है मैं उसको लुटा दूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्होंने लुटा तो दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश को किस स्तर पर ले गए वो मैं आपको बताने के लिए या कुछ समय आपको बताना चाह रहा हूं। आज प्रदेश में शिक्षा का वो हाल है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। यानी कि जो गांव के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो 5वीं कक्षा में पहुंच गया है बच्चा, लेकिन दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा। गुणात्मक शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया। सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या हर साल कम होती जा रही है और अगर हमने शिक्षा में व्यापक फेरबदल नहीं किया तो हम उस परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं जो हमारी सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और उस सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं जहां 8वीं तक टाट में बैठना पड़ता था और बेंच 9th और 10th क्लास को मिलते थे, पर शिक्षा का उसमें स्तर हुआ करता था। हेल्थ का क्या हाल है? आप हेल्थ के जितने भी हॉस्पिटल बने हैं, हमारी रीजनल हॉस्पिटल है, हमारे मेडिकल कॉलेज है, वो ट्रांसफर के लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। बीमारी थोड़ी बढ़ती है, या तो टांडा ले जाते हैं या एजेंसी ले जाते हैं या एम्स ले जाते हैं। वहां भी डॉक्टर की एम्स में भी आज जो बिलासपुर का एम्स बना है,
वहां भी डॉक्टरों की उतनी अधिक संख्या नहीं, उपलब्धता अभी तक नहीं है। आज किस मामले में अगर बात की जाए, हेल्थ सेक्टर में बात की जाए, तो पॉपुलेशन के आधार पर नॉर्थ ईस्ट के बाद पहले नंबर पर नॉर्थ ईस्ट, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामले में दूसरे नंबर पर उभर कर आया है पॉपुलेशन के आधार पर। क्यों कैंसर हो रहा है? ना हम आपको क्वालिटी वाटर दे पा रहे हैं, ना हम आपको क्वालिटी हेल्थ सिस्टम दे पा रहे हैं, ना हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना क्वालिटी लाइफ दे पा रहे हैं। ये नुकसान पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष में किया। 5,000 करोड़ रुपया बांट दिया गया। जो सामर्थ्य था उसको भी सब्सिडी दे दी गई, और जो गरीब था उसके अधिकार पर छापा मारा गया, डाका मारा गया। हमारी सरकार ने 1 महीने पूरा अध्ययन किया। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। सबसे पहले मैंने जब आर्थिक खजाना देखा तो 1 महीने का प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए इस राज्य के पास पैसे तक नहीं थे। मैंने अधिकारियों से बात की। अधिकारी तो नहीं बदले जाते, सत्ता में पार्टी बदल दी जाती है। और मैंने उस दिन ठाना, हमारी सरकार ने उस दिन ठाना, और हमने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। और आज परिणाम ये है कि 2 साल हमारी सरकार के पूर्ण हुए हैं। हमने पिछले 2 साल में 40 साल में इतना राजस्व एकत्रित नहीं किया। 2 साल में हमने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया। मैंने अधिकारियों से कहा कि पिछली सरकार का जो बजट है वो बजट के स्वरूप को आप उतना ही रखिए, लेकिन जितना अधिक हम राजस्व एकत्रित करेंगे उतना हम आम परिवार के लोगों में बांटेंगे और जनता की संपदा को जनता में बांटेंगे। उस संपदा का क्या फायदा हुआ कि उस संपदा में एक ही वर्ग अधिकार जमा कर बैठा हुआ है। हमारे बजट का 65% हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन, उनके पेंशन, ब्याज और ब्याज की किस्त लुटाने में चला जाता है। जो 35% के करीब बजट का हिस्सा बचता है वो शिक्षा में खर्च करे, हेल्थ में खर्च करे, आपकी सुविधा के लिए खर्च करे, वो थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ही वर्ग को हमारी संपदा का 65% हिस्सा जा रहा है। इससे असमानता आई है। जिस 40 साल से जिस व्यवस्था को लेकर हम चले थे, उस व्यवस्था में बदलाव की महत्वपूर्ण जरूरत है और हमने बदलाव किए हैं। बाबा जी कह रहे थे मैं पीएससी चाह रहा हूं। मैंने कहा मैं पीएससी आपको दे देता हूं। बुजुर्ग कैप्टन सिकंदर सिंह जी आए, मुझे कह रहे थे जब आप यूथ कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट थे, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था, मुझे एक सीएससी चाहिए। मैं सीएचसी की नोटिफिकेशन कर दूं, अगर डॉक्टर ही ना हो तो उस चीज का क्या फायदा। पीएससी और सीएचसी सिर्फ फर्स्ट एड सेंटर है। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, उसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास इतने वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में नहीं है। आप बीमारी को लेकर घूमते हो, पेन किलर खा लेते हो, आपकी बीमारी बढ़ जाती है और जब बड़े हॉस्पिटल में जाकर डायग्नोज किया जाता है तो पता लगता है कि इस बीमारी का इलाज होना मुश्किल है। आप कहते हो कि किसी न किसी प्रकार से हम जो मर्जी मुझसे खर्चा होना है खर्चा करवा लीजिए, मेरा जीवन बचा लीजिए। अगर हम उस बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ लें तो आपका जीवन भी बच गया, आपका खर्चा भी बच गया।
इसलिए हम शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। आए दिन कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस एकेडमिक सेशन से हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है और हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। जहां भी जगह होगी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एक कैंपस के नीचे लाएंगे, वहां उसे खाने की सुविधा भी देंगे। दिन का भोजन खाने की सुविधा स्कूल में उपलब्ध होगी और शाम को वो अपने माता पिता के पास रहकर उनके साथ अपना रात बिताई और अगले दिन फिर स्कूल आए। इस प्रकार के स्कूल हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। आप आए दिन देख रहे हैं कि प्राइमरी का स्कूल खोल दिया गया है, टीचर 1 है। 8th का स्कूल खोल दिया गया है, टीचर 3 है। यह अराजकता का माहौल पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। इसलिए हम अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं। अच्छे स्कूल बनाकर जहां बच्चा खुश होकर जाए और कुछ सीख कर आए और सीखने के बाद इस समाज की सेवा करे। अच्छे कॉलेज बनाना चाहते हैं। उसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। मैं बाबा जी से कह रहा था कि आप 4-5 स्कूलों का 3-4 किलोमीटर के अंदर एक क्लस्टर स्कूल देखिए, वहां हम सब प्रकार के टीचर उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप जगह जगह स्कूल खोलने की बात करेंगे तो हो क्या रहा है कि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 2 टीचर हम निकालते हैं, दूसरे को सीनियर सेकेंडरी कर देते हैं। उस बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, स्कूल के बच्चों की भी, और दूसरे स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इस दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण फैसले करने हैं। मैं जानता हूं कि गरीब का दर्द क्या होता है, आम आदमी की पीड़ा क्या होती है। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, 23,000 परिवार अपना सब कुछ खो चुके थे। सब मकान नष्ट हो चुके थे, कुछ आंशिक रूप से नष्ट थे, कुछ पूर्णतः नष्ट था। हमारी 75 लाख की जनसंख्या में जो भी हम लोग हैं, दिन रात की मेहनत करके एक वक्त पूरा दिन लगाकर मेहनत करके एक घर बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। दूसरा घर बहुत कम लोगों का होगा जो दूसरा घर बनाते होंगे। 2 से ज्यादा घर किसी के नहीं है हिमाचल प्रदेश में। एक घर गांव में होता है। 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है। यह ठीक है कि गांव में अब हमारी शहरों जैसी सुविधा हमारे होने जा रही है, लेकिन जिस घर में वो रात को बैठ के खाना खा रहा हो और कुछ समय बाद उसे पता लगे कि एक बड़ा हादसा उसके घर के पीछे आ रहा है, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड उसके घर के पीछे आ रहा है, वो अपनी जान बचाकर भागे। पूरा घर उनकी आंखों के सामने नष्ट हो गया। जो उनके सपनों का आशियाना उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, जिसमें उनकी ये सब सोच थी कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे इसमें अपने परिवार और बच्चों के साथ जीवन यापन करेंगे, वो घर कुछ ही पलों में उनकी आंखों के सामने नष्ट हो गया हो, उस परिवार पर क्या बीतती है ये वही परिवार जानता है। केंद्र सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख मिलता था। मैं रोज जाता था, अधिकारियों से बैठक करता था। मैंने कहा 1.5 लाख में घर नहीं बनता। उन्होंने कहा नियम ऐसे है। मैंने कहा ये आपदा उन परिवारों पर आई है जिन परिवारों को ये पता नहीं था। एक दिन वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे और दूसरे दिन वो अपना जीवन टेंट में बिता रहे थे। इन घरों को भी हमने बसाना है। मैंने उन परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना से जो 1.5 लाख मिलता था हमने उस राशि को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। और जो हमने 2200 करोड़ रुपया कमाया उससे हमने 4 योजनाएं शुरू की। पहली वो योजना थी जो इस प्रदेश की संपदा में जिन्होंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, वो बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे जो अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं। हमने कहा सरकार आएगी
कोई नया नियम और कानून पर बनाएगी। हमने उनको कानूनी अधिकार दिया। 27 साल की उम्र तक उन बच्चों का हिमाचल प्रदेश की सरकार ख्याल रख रही है, यानी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि पैदा होने के बाद कोई बच्चा 1 महीने का है और अपनी माँ बाप को खो चुका है, उसके लिए एक नर्स भी सरकार उपलब्ध करवाएगी और पूरी पढ़ाई का खर्चा भी सरकार देगी। 18 साल के बाद हर महीने उसको 4000 रुपया मिलेगा। साल का 48,000 हमारी सरकार दे रही है। डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, नर्स बनती है या पीएचडी कोई करता है, कोई आईआईएम में जाता है, कोई आईआईटी में जाता है, सारा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है और 4000 रुपया हर महीने उनकी पॉकेट मनी के रूप में उनको दिया जा रहा है। साल में एक बार एकेडमिक टूर घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा दी जा रही है। उसके बाद विधवा बहनों के जितने बच्चे हैं उनकी सारी पढ़ाई का खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। एकल नारी है, किसी नारी को पति ने छोड़ दिया है, किसी का पति गुम हो गया है, उनको अगर गरीब है, 3 लाख रुपए से कम की आय वाले हैं, उनको 3 लाख रुपए आवास योजना का हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। जो दिव्यांग हो चुके बच्चे हैं उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है और हॉस्टल का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। समाज के ये 3 वर्ग कभी कुछ मांगने नहीं आए। किसी परिवार में किसी पति की मृत्यु हो जाए, बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, 1.5 लाख रुपया डॉक्टरी की पढ़ाई की फीस होती है, पत्नी कहां से देगी, विधवा बहन कहां से देगी। हमारी सरकार ने उनके लिए इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लाई है। उसके तहत 1.5 लाख रुपया अगर उसकी फीस का बनता है, 75,000 रुपया हॉस्टल का भी बनता है, वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार की। ये संपदा आपकी है जो हमने 2200 करोड़ रुपया कमाया। मनरेगा में जो लोग गांव में काम करते हैं उनकी दिहाड़ी 240 रुपये हुआ करती थी, क्योंकि वो गांव के लोग हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, हमने उनकी दिहाड़ी को 240 से बढ़ाकर 300 रुपये किया। और अब हम आने वाले बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए और शिक्षा के इस क्षेत्र में मजबूती के लिए और हेल्थ सेक्टर की मजबूती के लिए हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। और आप एक दिन फक्र महसूस करेंगे कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, आईएएस भी बना है, आईआईटी में भी गया है। पहले भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बना करते थे, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट आ गई। हम उस शिक्षा के स्तर की गिरावट को अच्छा करना चाहते हैं, इस दिशा में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरकारें होती है वो संरक्षक होती है। 5 साल के लिए आपके संरक्षक है, असली ताकत आपके हाथ में है। अगर आप सही मायने में अच्छी सुविधा चाहते हैं तो आपको भी कुछ फैसलों में हमारा समर्थन करना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि जो इनकम टैक्स देता है उसको बिजली में सब्सिडी दी जाए? क्या आप समझते हैं जो इनकम टैक्स देता है या 50,000 से ऊपर की इनकम का है वो पानी का बिल भी ना दे? बीजेपी ने बड़े बड़े होटलों के बिजली के बिल माफ कर दिए, बड़े बड़े होटलों के पानी के बिल माफ कर दिए और 5,000 करोड़ रुपए की चुनाव से पहले जो रेवड़ियां बांटी, हिमाचल की जनता ने उसको पसंद नहीं किया। उन 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटने के बाद भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को दोबारा चुनकर वो लाई। हम चाहते हैं जो गरीब है उसको ऊपर उठाया जाए, जो आम आदमी है उसको ऊपर उठाया जाए, लेकिन जो सामर्थ्य है, जो दे सकता है, उसको हिमाचल की संपदा में अपना योगदान देना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से कर देंगे, हिमाचल प्रदेश 2027 में खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमने बहुत परिवर्तन किया है, लेकिन परिवर्तन धरातल में आने में समय लगता है। 1 साल बाद आप उस परिवर्तन को महसूस करेंगे।
सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अभी मैं नालागढ़ में 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने के लिए आने वाला हूं। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा है जो हमको आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण ताकत प्रदान करती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हमारा समझौता हुआ है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन लगाकर उससे पैसा कमाएगी। ये पानी से बनती है, पानी हमारे पास है। ये पायनियर प्रोजेक्ट इसलिए लगाया गया है ताकि आने वाले समय में जो उद्योगपति यहां आए वो स्वच्छ वातावरण पैदा रखे, हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको भी बनाकर रखे और जो हमारी संस्कृति है उसको भी जिंदा रखे। आप बजट नहीं देखते हैं, हमारे बजट में योजनाएं हैं। कोई ये समझ सकता था कि गांव में बैठा हुआ किसान जो पशुपालक है, जब गाय का दूध 1 साल पहले 30 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, हमारी सरकार ने आकर उसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी की। आज सरकार द्वारा 45 रुपए के हिसाब से गाय का दूध खरीदा जा रहा है। भैंस का दूध 40 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 55 रुपए के हिसाब से भैंस का दूध खरीदा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे में खराब होने वाली चीज जो दूध है उसमें एमएसपी दिया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। और जिसने पशु रखे होंगे, क्योंकि हम लोग भी किसान हैं, हमारे माता जी तो आज भी खेती करते हैं। मैं तो गेहूं भी अपने घर का ही रखता हूं, मक्की भी अपने घर की रखता हूं। मैंने कहा कि जो किसान खेती करता है उसके पास, जिसके पास पशु होगा, उसके गोबर आधारित मक्की जो पैदा करेगा उससे हम 30 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे। सरकार ने इस साल 4000 क्विंटल मक्की खरीद ली है और 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार ने खरीदी है। अगले आने वाले समय में जो गोबर आधारित गेहूं पैदा करेगा 40 रुपए गेहूं हम उससे खरीदेंगे। प्राकृतिक खेती के रूप से जो गेहूं और मक्की उगाई जाएगी सरकार वो खरीदेगी। तो आप जो लोग कृषक हैं, आपके खेतों ने बहुत यूरिया खा लिया है। इस यूरिया को खत्म करके हम इसमें और अधिक वृद्धि करने जा रहे हैं ताकि भविष्य में जो हमारा अनाज, जो हम गेहूं पैदा करते हैं या अनाज पैदा करते हैं या मक्की पैदा करते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में प्राकृतिक खेती के रूप में जानी जाए। हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। 2 साल पहले जो हमारी अभी रैली हुई उसमें हिमबोग आटा, मक्की का आटा जो हमने जनता के सामने लाए हैं जो पूरी तरह से प्रकृति के हैं। ये अभी आप धीरे धीरे अपनाएंगे, क्योंकि गोबर आधारित खेती पहले 30-35 साल पहले हुआ करती थी। अब यूरिया से फटाफट हम खेती को ज्यादा पैदावार करने में यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब योजनाएं किसानों के लिए है। ये सब योजनाओं का लाभ आने वाले समय में आपको मिलेगा। जब सेब का मूल्य 1 किलो 40 रुपये होगा और मक्की का मूल्य भी 1 किलो 40 रुपये होगा, उस दिन किसान के हाथ में पैसा होगा। अंत में जो बाबा जी ने कहा है, क्योंकि अभी वो प्रोग्राम भी है इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी का, कि यहाँ जो बाबा जी ने कहा कि 50 लाख रुपया की कुछ सड़कें हैं, उन सड़कों को स्वीकृत करता हूं मैं। फायर ऑफिस की बात की है, एससी ऑफिस की बात की है, और एससी ऑफिस नालागढ़ बिजली बोर्ड का हो। हाँ, चिकनी खंड नदी पर जिगात खाना से गांव ढांग निहाली मार्ग पर पुल के निर्माण के लिए हमारी सरकार इनको पैसा उपलब्ध करवा देगी। राज्य बिजली बोर्ड का एससी ऑफिस जरूरत है यहाँ, इसलिए हम नालागढ़ में इसको खोलेंगे। पंजेरा में पीएससी खोलने की बात माननीय एमएलए साहब ने कही है, मैं खोल दूंगा, नोटिफिकेशन कर दूंगा। डॉक्टर नहीं आया तो तंग नहीं करना।
क्योंकि ऐसे हाँ, कुआरनी व शाही चुरोग में पटवार वृत्त खोलने वाले ने, इसमें कोई कमी नहीं है, इसको हम खोल देंगे। हमारे पास डॉक्टर और टीचर्स की कमी है, जब तक हम उनको भर नहीं जाते तब तक मैं चाहता हूं कि कंसोलिडेशन किया जाए। कंसोलिडेशन से जो भी बच्चे की पढ़ाई पर खर्चा करना है, अब हमने एक कॉलेज खोला है, उसमें सिर्फ 2 आर्ट्स की क्लासेस लगाई हैं। मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, 50 बच्चे हैं। हमने कहा कि हम इनके लिए एक योजना लेकर आते हैं, हम इनको डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में पढ़ाते हैं जहां सब प्रकार के टीचर्स भी उपलब्ध होंगे। हमारी सरकार इस दिशा में भी आने वाले समय में एक योजना लेकर आएगी। रामशहर में अग्निशमन केंद्र खोलने वाले, ये खोल दिया जाएगा। और जो नाम बदलने की बात माननीय एमएलए श्री राजेश ऋषि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोधपुर को करने के बारे में कही है, उसको कर दिया जाएगा। और खेल मैदान के लिए जो 15 लाख की राशि है उसको प्रदान कर दिया जाएगा। और एक हम इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं नशे से दूर रहने के लिए। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिएगा, 10 करोड़ 15 करोड़, वो हमारी सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी। सड़कों के लिए हमारे पास बहुत पैसा है, पुल के लिए भी बहुत पैसा, वो जो ये कहेंगे वो हम सारे कर देंगे। लेकिन जो शिक्षा संस्थान है वहां जब तक टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती, जब तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ नोटिफिकेशन करवाकर आपको भी धोखा देना है, मैं नोटिफिकेशन कर दूं और विधायक साहब को भी धोखा देना है। क्योंकि रोज सचिवालय में मेरे कमरे में आ जाएगी कि डॉक्टर भेजो, तो एक स्थान से डॉक्टर भेजूंगा तो दूसरे स्थान में खाली हो जाएंगे। अभी हम डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं, 200 के करीब डॉक्टर और भर्ती करने जा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टरों की भर्ती होगी, आपकी जो अपग्रेडेशन है वो कर देंगे। अगले साल सुन्ना का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की है, वो कर देंगे अगले साल तो मैं दोनों ही कर दूंगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, बाबा जी ने जो बोला है रोड्स के मामले में, क्योंकि उसमें तो पैसा है हमारे पास, लेकिन जब भर्ती होनी है वहां पहले भर्ती की जाएगी और उसके बाद ये दोनों जो भी ये संस्थान बोलेंगे, अभी एक संस्थान को खोल देंगे, अगले साल सुनना के दूसरे संस्थान को भी खोल देंगे। ये मैं कहना चाहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। हम लोग सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आए हैं। 20 साल से मैं एमएलए हूं, राजनीतिक जीवन को मैंने अच्छी तरह से देखा है, आम आदमी के जीवन को अच्छी तरह से देखा है। मैं आम आदमी के परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हमारी नीतियों ने गति पकड़ी है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पर इन सब चीजों के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप साथ देंगे, निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता अगर हमारा साथ देगी, हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ देंगे कि नहीं देंगे? आप हाथ खड़ा करके बताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बरूणा स्टेडियम के लिए 50 लाख, इंडोर स्टेडियम के लिए 50 लाख नहीं, मैं यहाँ आपको ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छा स्टेडियम बनाएंगे तो हम 2 करोड़ रुपया बरूणा स्टेडियम के लिए